हाय फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव बैंक के ऑडिट बुकलेट का 19 नंबर का पॉइंट है अपना ऑडिट रिव्यू। तो जब भी आप ब्रांच में जाते हैं तो अपने पास टाइम काफ़ी कम होता है। कम टाइम में अपने को अगर ब्रांच को पूरा अंडरस्टैंड करना है तो अपने को ऑडिट रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि साल भर में ब्रांच में कौन कौन से ऑडिट हुए। कुछ इंस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे ऑडिट लिखे हुए। लास्ट ईयर का स्टैट्यूटरी आपको लेना है। आरबीआई का अगर इंस्पेक्शन हुआ है उस पर्टिकुलर ब्रांच का अगर हुआ है तो वो ब्रांच की क्यूरीज क्या है। ब्रांच अगर इंटरनल ऑडिट में है या फिर कंकरेंट ऑडिट में है। कंकरेंट ऑडिट में है तो मंथली रिपोर्ट्स और इंटरनल ऑडिट में है तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पे है नहीं। अगर हेड ऑफिस से कुछ इंस्पेक्शन हुआ है, ऑडिट्स हुआ है तो उसकी कॉपीज। तो ओवरऑल ये सब ऑफिस आपने जो भी ऑडिट इंचार्ज उस पर्टिकुलर ब्रांच था उसमें रिकॉर्ड्स पे लेना है, वो रिव्यू करना है। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रांच के किस एरियाज में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, किस एरियाज में मैक्सिमम क्यूरीज है। उसके बाद आपको ये सब ऑडिट रिपोर्ट के कंप्लायंस ब्रांच ने किए है कि नहीं किए वो चेक करना है। आपको कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट्स लिखनी है अपने को कि किस दिन ऑडिट रिपोर्ट मिला था, किस दिन कंप्लायंस रिपोर्ट भेजा हुआ है, कंप्लायंस रिपोर्ट कंप्लीट है या नहीं है, और अगर कंप्लीट नहीं है, अगर उसमें की कुछ क्यूरीज अगर आज भी प्रिवेलिंग है तो अपने को लिखना है और अपने ऑडिट रिपोर्ट में कवर करना है। सो ओवरऑल अपने को देखना है कि ऑडिट फंक्शन जो ब्रांच में है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है नहीं। ऑडिट हुआ, उसमें ऑब्जर्वेशन आया, उसका क्लोजर हुआ, क्लोजर होने के बाद क्यूरीज क्लोज हुई नहीं हुई, अगर क्लोज नहीं हुई तो अपने ऑडिट में कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी अगले जो पॉइंट है 20 से लेके आगे जो पॉइंट है थोड़े, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द बैलेंस शीट आइटम्स। सो ब्रांच के बारे में अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करना है तो बैलेंस शीट के हर आइटम का एक्सप्लेनेशन आपके पास चाहिए। सो बैलेंस शीट पीएनएल का हर आइटम अगर आप एक्सप्लेन कर सकते होंगे तो आपको बैलेंस शीट अच्छे से आती है और बैंक की पोजीशन आपको अच्छे से मालूम है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो सस्पेंस और सन्ड्री डेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 नंबर के पॉइंट में अपने लिखा है सस्पेंस और सन्ड्री डेटर्स। तो आपको ये चेक करना है बैलेंस शीट के असेट साइड में सन्ड्री डेटर अपीयर हो रहा है क्या। सन्ड्री डेटर मतलब किसी को एडवांस दिया है अपन ने या फिर किसी से पैसे लेने हैं, तो अपने को उस पर्टिकुलर सन्ड्री डेटर्स का या फिर सस्पेंस अकाउंट का लेजर लेना है। लेजर लेना है अपने को 1 अप्रैल 2020 से लेकर तो 31 मार्च 2021 तक। देन वो जो सन्ड्री डेटर्स है इसमें लेजर्स में एंट्री जमा नावे क्लियर आएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है अपना उसका लिस्ट ऑब्टेन करना है कि फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर का बैलेंस अगर 25,000 रुपीज है तो सन्ड्री डेटर में 25,000 में कौन कौन से पार्टी से कितना रुपया आना बाकी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टाफ एडवांस दिया था 20,000 रुपए का, तो स्टाफ एडवांस दिया था, कब दिया था, किसको दिया था अमाउंट, और व्हाई इट इज नॉट एडजस्टेड। तो ओवरऑल सस्पेंस और सन्ड्री डेटर जो असेट साइड के अकाउंट है इसमें आपको देखना है कि जो बैलेंस बचा हुआ है उसका नरेशन, उसका लिस्टिंग अपने को चाहिए किससे बाकी है। देन वी हैव टू चेक वेदर व्हाई इट इज नॉट एडजस्टेड, वेदर इट इज रिकवरेबल है तो रिकवर क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद में अगर रिकवर हो रहा है तो प्रॉपर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास हो रही नहीं हो रही, और वो कितने दिन से बाकी है। अगर ओल्ड आउटस्टैंडिंग अगर होंगे सन्ड्री डेटर्स और सस्पेंस अकाउंट में देन इट इज लायबल फॉर प्रोविजन, और सर्टेन टाइम्स फ्रॉडुलेंट एंट्रीज भी हो सकती है इसमें। तो आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर सस्पेंस अकाउंट के लेजर लेने हैं। अगर लेजर में एंट्रीज अगर काफी पुरानी चल रही तो वहां से लेजर लीजिए आप। लिस्टिंग आउट बनाइए 21 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एग्जैक्टली क्यों है, और अगर ब्रांच के पास वो रिकंसाइल नहीं है तो वैसा कमेंट डालना। इसी के साथ में असेट साइड में डिपॉजिट्स होती है। फॉर एग्जांपल एमएसएबी की डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट। तो ये जो डिपॉजिट है, तो ये बैलेंस शीट में जो डिपॉजिट है उसकी आपको फिजिकल रिसिप्ट चेक करनी है। टेलीफोन डिपॉजिट का आपको टेलीफोन का बिल लेंगे तो उसमें आपको डिपॉजिट दिख जाएगा। एमएसएबी का इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे तो उसमें डिपॉजिट के अमाउंट दिख जाएंगे। वो अमाउंट और बैलेंस शीट के अमाउंट मैच होना चाहिए। रेंट डिपॉजिट है तो रेंट के डिपॉजिट रिसिप्ट आपके पास चाहिए। इन शॉर्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर कोई आइटम्स आ रहे हैं आपके तो उसका हर एक का अपने पास रिकंसिलिएशन चाहिए। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सिमिलर व्यूज सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आएगा लायबिलिटी साइड में। तो आपको देखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है उसका लीजर ले लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021।
31 मार्च को जो भी अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, व्हाई इट इज पेंडिंग। उसके बाद में उसको अगर पेमेंट ड्यू है तो आगे पेमेंट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। पेमेंट अगर ओल्ड आउटस्टैंडिंग है तो व्हाई इट इज नॉट पेड, वी हैव टू चेक द रीजनिंग, और अपने को ये आइटम रिकंसाइल करना। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो बैलेंस अगर आउटस्टैंडिंग रिकंसाइल नहीं किया है तो उस तरह से अपने को क्वालिफिकेशन स्टार्ट। सिमिलरली लायबिलिटी साइड में एक आइटम आएगा टीडीएस पेएबल। टीडीएस पेएबल आइटम मतलब जो भी अपने ब्रांच में टीडीएस कट किए होंगे वो टीडीएस एक तो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करे होंगे या फिर पे किए होंगे ब्रांच में। ये अपने को देखना पड़ेगा ब्रांच में whether TDS is paid at branch level और हेड ऑफिस लेवल। जनरली वो हेड ऑफिस लेवल पे होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को टीडीएस लेजर जो लेना है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर तो टिल डेट ऑफ ऑडिट लेना है। और एक बार किसी पार्टी का टीडीएस कट गया है तो इट हैज टू बी पेड ओनली। अगर पार्टी ने 15G 15A सबमिट किया है पर बाद में सबमिट किया हुआ है और ब्रांच अगर उस टीडीएस जो कटा हुआ है उसको रिवर्स कर रही है तो इट इज नॉट अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स। एक बार किसी पार्टी का टीडीएस कट गया है तो इट हैज टू बी पेड, और जिस दिन वो पार्टी 15G और 15A सबमिट करेंगे उस दिन के बाद उसका टीडीएस नहीं कटना। इन शॉर्ट अपने को टीडीएस लेजर में ये देखना है कि जो कटा हुआ है अमाउंट वो विद इन ड्यू डेट एचओ को ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, और अगर कोई रिवर्सल एंट्री दिख रही है तो उसको अपने को नरेशन पूछना है। इसी के साथ में मैं 2 रजिस्टर ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि टीडीएस जो सर्टिफिकेट है ये काफी टाइम ब्रांचेस नहीं देती, तो आपको ये देखना है कि टीडीएस सर्टिफिकेट इशू का रजिस्टर ब्रांचेस ने दिया है नहीं दिया है, बनाया है नहीं बनाया है। टीडीएस इशू सर्टिफिकेट मतलब जो भी एचओ से टीडीएस आएंगे उनके क्वार्टरली बेसिस पे दे हैव टू इशू दैट पर्टिकुलर एचओ ब्रांच को भेजता है, ब्रांच हैज टू सबमिट टू द पार्टीज, तो उसके सिग्नेचर उनके पास चाहिए, या फिर अगर रजिस्टर पोस्ट से किया तो उस तरह से प्रूफ चाहिए। और 15G और 15H का रजिस्ट्रेशन, 15G और 15H का अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो 15G और 15H जो होता है जो सीनियर सिटीजन या फिर जिनकी इनकम बिलो टैक्सेबल है वो अगर ये फॉर्म सबमिट करते हैं ब्रांच को तो ब्रांच को उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटने की जरूरत है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जिस दिन 15G और 15H सबमिट हुआ है उसके आगे वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और अगर ब्रांच ने बैक डेटेड में अगर किसी का टीडीएस रिवर्स किया है तो दैट इज अ पॉइंट फॉर क्वालिफिकेशन। देन डीडी पेएबल, अगर बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल या डीडी पेएबल है तो वो अमाउंट नोट डाउन करिए। वो अमाउंट के साथ में आपको उसका कब से पेंडिंग है उसका नरेशन लेना है। देन वी हैव टू सी वेदर एनी ओल्ड आउटस्टैंडिंग इज पेंडिंग, अगर ओल्ड आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है तो कितने दिन से पेंडिंग है, एज वाइज उसका ब्रेकअप देना है अपने को और उस पर कॉमेंट्स करना है। यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस ये करना है कि अगर डीडी पेबल काफी पुराने हैं तो व्हाई इट इज नॉट एडजस्टेड, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजनिंग। सिमिलरली आईबीसी ओबीसी भी है, तो आईबीसी ओबीसी मतलब इनवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन एंड आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन। जनरली ये आइटम नील हो जाता है, बट अगर 31 मार्च को अगर ये बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है तो अपने को आईबीसी ओबीसी रिपोर्ट सिस्टम से लेना है। सिस्टम से लेने के बाद उसके फिगर बैलेंस शीट से मैच करनी है। ऊपर भी एप्लीकेबल होगा डीडी पेएबल के लिए। जनरली डीडी पेएबल का भी एक रिपोर्ट निकलता है सिस्टम से, वो रिपोर्ट निकालना है आपको और उसको बैलेंस शीट से मैच करना है। काफी टाइम बैलेंस शीट में आइटम नील होता है बट रिपोर्ट्स में ड्यू टू अनरिकंसाइल्ड वो अगर प्रॉपर इंट्रीज पास आउट नहीं हुई है तो वहां पे ऑप्शन नहीं निकलता है, तो ये अपना हो सकता है रीजन ऑफ कंसर्न। सिमिलर आईबीसी के लिए तो आईबीसी ओबीसी पे सिस्टम में से प्रिंट निकालो, अगर वो नील है और बैलेंस शीट में भी नील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बैलेंस शीट में आइटम नील हो चुका है बट आईबीसी ओबीसी पेंडिंग है तो वी हैव टू कमेंट लाइक दैट कि आईबीसी ओबीसी रिपोर्ट ये डिफरेंस है यहाँ पे और ये डिफरेंस सॉल्व होना चाहिए। सिमिलरली आईबीसी ओबीसी में अगर कुछ ओल्ड एंट्रीज है तो वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में आईबीसी ओबीसी दिख रहा है तो आपको ये देखना है कि वो कितने दिन पुराना आइटम है और बैलेंस शीट के बाद कितने दिन के बाद वो सॉल्व हो चुका है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डिटेल सेक्शन टू बी चेक। तो यहाँ पे अपन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच लेवल पे खर्चे कम होते हैं, तो ब्रांच लेवल पे इस बैंक के लिए अपने को सीबीएस में से एक रिपोर्ट निकलता है मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो पूरे हेड वाइज साल भर में कौन से हेड के अंदर कौन से डेट को कौन से अमाउंट को खर्चे गए हुए हैं उसका आपको पीएनएल का पूरा समरी निकल जाएगा। तो वो समरी आप रिकॉर्ड पे ले लीजिए, ब्रांच से वो पहले मंगा लीजिए। देन अगर वो नहीं है तो थोड़ा काम आपका बढ़ सकता है, तो ब्रांच में मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंडिचर का रजिस्टर मेंटेन करते हैं,
तो वो एक्सपेंडिचर का रजिस्टर पे से आपको लिस्ट बना लेना पड़ेगा कि कौन से खर्चे आपको चेक करने हैं। अगर वो रजिस्टर भी नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर्स मंगाने पड़ेंगे। लेजर्स पे से आपको सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से वाउचर आपको चेक करना है। तो इसके लिए अपने ऑफिस में अपन ने बनाया हुआ है एनेक्चर नंबर 22, जहाँ पे पीएनएल कंप्लायंस शीट होती है। तो इसको आपको सबसे पहले पीएनएल का पूरा स्टडी करके कौन से खर्चे आपको चेक करना है, सैम्पलिंग क्या लेना है, हर हेड चेक होना चाहिए सैम्पलिंग में, हर हेड में पर्टिकुलर हेड के नरेशन देखते हुए वो प्रॉपर है क्या नहीं। यहाँ पे आपको लेजर स्क्रूटनी करना जरूरी है। लेजर स्क्रूटनी करने के बाद लेजर स्क्रूटनी में जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो सैंपल आपको पीएनएल कंप्लायंस शीट एनेक्चर नंबर 22 में भरने। अभी एनेक्चर नंबर 22 में भरने के बाद अपने को चेक करना है कि वो जो खर्चा है उसका बिल रिकॉर्ड पे है क्या, वाउचर है क्या, ऑथोराइजेशन प्रॉपर है क्या, चेक पेमेंट है कि कैश पेमेंट है, उसको टीडीएस एप्लीकेबल था क्या, क्या वो कैपिटल खर्चा था क्या, कैश एक्सपेंसेस 10,000 के ऊपर अलाउड नहीं है। तो ओवरऑल अपने को पूरा कंप्लायंस शीट भरना हुआ है एनेक्चर नंबर 22 का। और कोई भी अगर एडवर्स कमेंट उसमें का तो एनेक्चर नंबर 23 भरना है। तो एनेक्चर नंबर 22 है कंप्लायंस शीट के लिए, एनेक्चर नंबर 23 है क्यूरी शीट के लिए, और एनेक्चर नंबर 23 की जो क्यूरीज है वो अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में कवर होंगे। नाउ सैम्पलिंग किस तरह से लेना है, तो ब्रांच लेवल पे अपन सैम्पलिंग करते वक्त 1000 रुपीज के ऊपर के वाउचर 100% लेने वाले। सो मिसलिनियस वाउचर का 1000 रुपीज के ऊपर है तो 100% चेक करना है। बट फॉर एग्जाम्पल रेंट की बात करूँ मैं, तो जब आप लेजर स्क्रूटनी करेंगे रेंट की, तो लेजर रेंट में आपको यही चेक करना लेजर स्क्रूटनी रेंट का एक वाउचर चेक किया गया, 12 वाउचर चेक करें आप। बट लेजर स्क्रूटनी करते हुए आपको ये चेक करना है कि रेंट में जो 12 हर मंथली रेंट आना चाहिए था, तो ईयरली रेंट आना चाहिए 12 महीने की, वो 12 आ रहे कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप चेक करेंगे तो अमाउंट 1000 रुपीज के ऊपर होंगी, बट हर वाउचर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको यही चेक करना है कि कितने मीटर ब्रांच में अवेलेबल है और उतने ही लाइट बिल अपने डेबिट्स में आ रहे हैं। अगर वो 12 से कम है तो आपको ये चेक करना है कुछ अरियर्स पे करे क्या आपने, या फिर कुछ अरियर्स बाकी है क्या। सो ओवरऑल अपने को यही देखना है कि लेजर स्क्रूटनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। लेजर स्क्रूटनी अपने को हर पीएनएल के हेड के लिए करना पड़ेगा, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करने पड़ेंगे और सैंपल कंप्लायंस शीट में डाल के और उसकी चेकिंग होने के बाद क्यूरी शीट बनाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ऑडिट क्लोजर किस तरह से करना है और बाकी फैक्टर्स क्या देखने हैं। थैंक यू।